अब हम क्या टॉपिक कर रहे हैं, ऑडिट रिस्क। बताओ रिस्क कहाँ नहीं है, सारी जगह पर रिस्क है। क्या सीए के पेपर में रिस्क नहीं है, वहां भी रिस्क है, तो ऑडिट में भी रिस्क है, तो क्या बात होगी, बस दैट इज ऑडिट रिस्क। ऑडिट में जो भी रिस्क है दैट इज ऑडिट रिस्क। चलो अब मैं आपसे पूछती हूँ ऑडिटर का मेन पर्पस क्या होता है। ऑडिटर का मेन पर्पस क्या होता है, ओपिनियन देना। ऑडिटर का मेन पर्पस क्या होता है, ओपिनियन देना। रिस्क क्या होता है, रिस्क का मतलब क्या होता है कि कुछ गलत हो सकता है, इसको बोला जाता है खतरा, कि कुछ गलत हो सकता है। समथिंग कैन गो रॉन्ग, समथिंग कैन गो रॉन्ग, कुछ गलत हो सकता है, दैट इज नोन एज रिस्क। हाँ कुछ गलत हो सकता है। ऑडिट में जो ऑडिटर ओपिनियन देता है वो गलत हो सकता है, इसको बोला जाता है ऑडिट रिस्क। कि जो ऑडिटर ने ओपिनियन दिया है वो गलत हो सकता है, इसको क्या बोला जाता है, ऑडिट रिस्क। देखो ऑडिटर जो ओपिनियन देगा वो हमेशा ठीक होगा, मतलब क्या ऑडिटर का ऑडिट रिस्क कि कभी भी जीरो हो सकता है, कि ऑडिटर का ओपिनियन हमेशा ही ठीक होगा, 100% ठीक होगा, नहीं। ऑडिटर का ऑडिट रिस्क कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ऑडिटर का ऑडिट रिस्क कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। अभी तो हमने ये टॉपिक किया, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। हाँ कभी भी ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन आए तो आपको कौन से एस्से को रेफर करना है, बताओ हम कौन से एस्से के बाद ये टॉपिक कर रहे हैं, एस्से 200। तो ऑडिट रिस्क कहाँ एक्सप्लेन्ड है, एस्से 200 में। ऑडिट रिस्क कहाँ एक्सप्लेन्ड है, एस्से 200 में। व्हाट इज ऑडिट रिस्क, भी ऑडिटर का ओपिनियन गलत हो सकता है, इसको क्या बोला जाता है, ऑडिट रिस्क। दैट ऑडिटर में एक्सप्रेस एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, कि ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो इनएप्रोप्रिएट हो सकता है, इसको क्या बोला जाता है, ऑडिट रिस्क। और ये कभी भी जीरो नहीं होता, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट ऑडिटर का ऑडिट रिस्क कभी भी जीरो नहीं होता, ऑडिटर का ऑडिट रिस्क कभी भी जीरो नहीं होता। अब मैं आपको दो केस बनवाऊंगी, ध्यान से समझना। ये केस नंबर 1, केस नंबर 1 एंड देन केस नंबर 2। फॉर एग्जाम्पल देखना, एंटिटी है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, और जो ऑडिटर ने ओपिनियन दिया है वो दिया है ट्रू एंड फेयर, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ऑडिटर ने कौन सा ओपिनियन दे दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मतलब ऑडिटर ने अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। दोबारा से सुनना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, लेकिन ऑडिटर ने क्या कह दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब ऑडिटर ने क्या दे दिया, इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। ऑडिटर का ओपिनियन गलत हो गया, ऑडिटर ने इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दिया। समझ आया केस 1। अब आइए केस सेकेंड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, और ऑडिटर ने कह दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। ऑडिटर ने अपनी ओपिनियन में कह दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। ऑडिटर ने अपने ओपिनियन दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। ऑडिटर ने ओपिनियन में क्या कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ओपिनियन गलत है या नहीं है, ऑडिटर ने ओपिनियन दे दिया मॉडिफाइड और देना था अनक्वालिफाइड। अल्टीमेटली ओपिनियन तो ये भी इनएप्रोप्रिएट है। ओपिनियन गलत है या नहीं है, बिल्कुल ओपिनियन तो गलत है। अब सुनना, ऐसे 200 पे डिस्कस कर रही हूँ मैं आपको। ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां थी, ऑडिटर ने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलतियां नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है। क्या ऑडिटर का ओपिनियन गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। केस 2, गलतियां नहीं है, ऑडिटर ने अपने ओपिनियन में कह दिया कि गलतियां हैं, गलत तो ओपिनियन ये भी हुआ, गलत तो ओपिनियन ये भी हुआ, क्योंकि अनक्वालिफाइड देना था, उसने क्या दे दिया, मॉडिफाई। ऐसा होना, मैं केस 2 की बात कर रही हूँ कि गलतियां नहीं है, ऑडिटर कह रहा है कि गलतियां हैं, ऐसा होना ना इनसिग्निफिकेंट है, ऐसा होना बहुत ज्यादा क्या है, इनसिग्निफिकेंट। ऐसा होना बहुत ज्यादा क्या है, इट इज इनसिग्निफिकेंट। ऐसा होना
इनसिग्निफिकेंट है, बहुत रेयर ऐसा होता है। ध्यान से सुनना, अगर कोई गलत नहीं है, क्या मैनेजमेंट आपको कहने देगी कि हम गलत हैं? अल्टीमेटली जब भी आप ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, जैसे केस 2 में गलती नहीं, आप कह रहे हो कि गलती है, आप ओपिनियन में कह रहे हो कि गलती है, तो मैनेजमेंट कहेगी कि आप प्रोसीजर्स बढ़ाओ। तो अल्टीमेटली ना ऑडिटर को ज्यादा प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे देखने के लिए कि एक्चुअल में गलतियां हैं या नहीं है। तो ऐसा होना बहुत इनसिग्निफिकेंट है, ऐसा होना इनसिग्निफिकेंट है। और ऐसे 200 केस नंबर 2 से डील नहीं करता। ऐसे 200 केस पे एमसीक्यू आ सकता है, ऐसे 200 ऐसी सिचुएशन से डील नहीं करता, क्योंकि ऐसा होना इनसिग्निफिकेंट है। कभी भी ऐसा ऑडिटर ओपिनियन नहीं दे पाएगा जनरली, क्योंकि अल्टीमेटली ऑडिटर को अपने प्रोसीजर्स बढ़ाने पड़ेंगे देखने के लिए। अल्टीमेटली ऑडिटर को वर्क ज्यादा करना पड़ेगा टू प्रूव दैट कि जो उसका कंक्लूजन है वो सही नहीं है, जो उसका ओपिनियन है वो सही नहीं है। तो अल्टीमेटली ऐसे 200 इससे डील नहीं करता। ऐसे 200 कौन सी सिचुएशन से डील करता है? केस नंबर 1 से। केस नंबर 1 क्या था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी, और ओपिनियन में ऑडिटर ने क्या कह दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब ऑडिटर ने अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां थी। ऐसे 200 इस रिस्क को ऑडिट रिस्क बोलता है। ऐसे 200 दूसरे टाइप के रिस्क को कवर नहीं करता। यहां तक समझ आई? तो अब ऐसे 200 के अकॉर्डिंग हम ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन को याद करेंगे। रिस्क दैट, खतरा, किस बात का खतरा? कि ऑडिटर क्या दे देगा? इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। ऑडिटर क्या दे देगा? इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। और अगर ऑडिट रिस्क है, मतलब अगर ऑडिटर का ओपिनियन ही गलत हो गया, तो उसकी ऑडिट का पर्पस ही डिफीट हो गया, जिसके लिए उसको अपॉइंट किया गया था उसका अल्टीमेटली पर्पस ही ऑडिट का डिफीट हो गया। तो अल्टीमेटली ऑडिटर को अपने ऑडिट रिस्क को कितना करना होता है? जीरो तो कभी कर ही नहीं सकता। ऑडिटर अपने ऑडिट रिस्क को जीरो तो कभी कर ही नहीं सकता, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। तो ऑडिटर का क्या पर्पस है? ऑडिटर का मेन एम है कि उसको अपने ऑडिट रिस्क को कितना करना है? सबसे एक्सेप्टेबल लो लेवल। कहां तक लेके जाना होता है ऑडिटर को अपने ऑडिट रिस्क को? एक्सेप्टेबल लो लेवल। ऑडिटर को अपने ऑडिट रिस्क को कहां तक लेकर जाना होता है? एक्सेप्टेबल लो लेवल। अगर वो एक्सेप्टेबल लो लेवल तक ऑडिट रिस्क को नहीं लेकर जा रहा ऑडिटर, यू शुड मॉडिफाई द ओपिनियन, क्योंकि आपको अपने ऑडिट रिस्क को कहां तक लेके जाना है? एक्सेप्टेबल लो लेवल। अभी पूरा दोबारा से समझाऊंगी व्हाट इज ऑडिट रिस्क। दो टाइप के, देखो, जब ऑडिटर गलत ओपिनियन देता है, गलत ओपिनियन देने के खतरे को क्या बोला जाता है? ऑडिट रिस्क। अब ओपिनियन तो दोनों केसेस में गलत हो सकते हैं, कि गलतियां नहीं है, ऑडिटर कह रहा है गलतियां हैं। दूसरा, गलतियां हैं और ऑडिटर कह रहा है कि गलतियां नहीं है। ऐसे 200 ऐसी सिचुएशन से डील करता है, वो दूसरे केस से डील नहीं करता, क्योंकि वैसा होना इनसिग्निफिकेंट है। यहां तक समझ आई? व्हाट इज ऑडिट रिस्क? रिस्क दैट ऑडिटर मे एक्सप्रेस एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। दोबारा से, रिस्क दैट, ऐसा खतरा कि ऑडिटर क्या दे देगा? इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। इसको क्या बोला जाता है? ऑडिट रिस्क। एक बार आप अपने नोट्स में से ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन पढ़िए, फटाफट आ जाइए ऑडिट रिस्क पर। रिस्क दैट, हाँ, ऐसे 200 के बाद ये रिस्क दैट, किस बात का खतरा? दैट ऑडिटर में गिवन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, कि ऑडिटर क्या दे देगा? इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और ऑडिटर ने क्या कह दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब ऑडिटर ने क्या दे दिया? इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। इसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? ऑडिट रिस्क। दोबारा से, रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिस्क दैट ऑडिटर में गिव एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं। अब आ जाओ ऐसे 200 ऑडिट रिस्क। अच्छा, यहां पढ़ो, यहां से ये वाली लाइन, ऑडिट रिस्क डज नॉट इंक्लूड द रिस्क दैट ऑडिटर माइट एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड व्हेन दे आर नॉट। दिस रिस्क इज ऑर्डिनरी इनसिग्निफिकेंट। ऐसे 200 ऐसी सिचुएशन से डील नहीं करता कि ऑडिटर ने क्या कह दिया कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, जबकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। और ऐसे 200 ऐसी सिचुएशन से डील नहीं करता। अकॉर्डिंग टू ऐसे 200, व्हाट इज ऑडिट रिस्क? रिस्क दैट ऑडिटर में गिव एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। समझ आया आपको ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन? अब चलते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क। देयर आर
three components of audit risk. There are three components of audit risk. ध्यान से समझना. और ऑडिट रिस्क कभी भी जीरो नहीं होता, ये तो मैंने आपको बताया था. ऑडिट रिस्क के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? थ्री कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है इनहेरेंट रिस्क, एक क्या होता है? इनहेरेंट रिस्क. एक होता है कंट्रोल रिस्क, और तीसरा क्या होता है आपका? डिटेक्शन रिस्क. तीसरा क्या होता है आपका? डिटेक्शन रिस्क. ऑडिट रिस्क के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तीन कंपोनेंट्स होते हैं. इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क. कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तीन कंपोनेंट्स होते हैं. इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क. कितने कंपोनेंट्स होते हैं? इनहेरेंट, कंट्रोल और डिटेक्शन. अब इसको समझने से पहले आपको एक टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी. आपको एक टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी जहां बच्चे हमेशा गलती करते हैं. दैट इज असर्शन. दैट इज assertion. That is assertion. ध्यान से समझना. That is assertion. What is assertion? सुना होगा आपने assertion, assertion, assertion. What is assertion? हाँ जी, आप बताओगे मुझे assertions क्या होती हैं? assertions क्या होती हैं? अभी ऐसे 200 में भी हमने पढ़ा था कि certain assertions हैं जहाँ inherent मतलब जिसकी वजह से ऑडिटर absolute assurance नहीं देता. अदर में था ना. बताओ what is assertions? इसकी डेफिनेशन याद करनी तो आसान है, बट उसको समझना है हमें. रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट. क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट. क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट embodied in the financial statement. रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट किसकी? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट ने हमें करके दी हैं. जो रिप्रेजेंटेशन हमें मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कर दी हैं उसे क्या बोला जाता है? असर्शन. मतलब मैनेजमेंट हमें क्या दावा कर रही है, मैनेजमेंट हमें क्या कह रही है, वो हमें क्या दावा कर रही है. अब सुनना, बताओ, आप बताओगे मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे बनती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है आपकी बैलेंस शीट. बैलेंस शीट से बनती है. बैलेंस शीट, फिर आपका P&L होता है. P&L के बाद आपके क्या होते हैं? नोट्स. ऐसा ही है ना. स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में अभी नहीं ले रही, ठीक है. नोट्स. बैलेंस शीट में क्या आते हैं आपके? अकाउंट बैलेंसेस. बैलेंस शीट में आपके क्या आते हैं? अकाउंट बैलेंसेस. P&L में आपकी सारी क्या आती हैं? क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस. क्या आती हैं? क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन. नोट्स में आपके सारे क्या आते हैं? डिस्क्लोजर्स. ऐसा होता है या नहीं? बैलेंस शीट में आपके सारे अकाउंट बैलेंस आते हैं, ट्रांजैक्शंस आती हैं और डिस्क्लोजर्स आते हैं. अब सुनना, मैनेजमेंट ने हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर दी. मैनेजमेंट ने हमें क्या बनाकर दी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर दी. फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ने हमें ये बैलेंस शीट दी, उसमें हमें मैनेजमेंट ने लिखा कि हमारी प्लांट एंड मशीनरी 100 करोड़ की है. हमारी प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? 100 करोड़ की. अब मैनेजमेंट हमें ये क्या कहना चाह रही है, हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये कहकर, और क्या मैनेजमेंट हमें क्या दावा कर रही है? सुनो, मैनेजमेंट हमें क्या दावे कर रही है इस प्लांट एंड मशीनरी में? मैनेजमेंट कह रही है कि हमने जो मशीनरी दिखाई है उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू 100 करोड़ है. हमने सभी मशीनरीज दिखा दी हैं, हमने कोई भी प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ा नहीं है. ये हमारा राइट है, ये हमारे नाम पे है, ये हमारी एसेट है, और हाँ, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करती है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करती है. तो मैनेजमेंट ने ये जो दावे किए हैं हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दोबारा से, मैनेजमेंट ने हमें जो दावे किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट ने जो हमें रिप्रेजेंटेशंस दी हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसे बोला जाता है असर्शन. इसे बोला जाता है असर्शन. ऑडिटर को यही चेक करना है कि जो मैनेजमेंट ने दावे किए हैं वो सही किए हैं या नहीं किए. तो ऑडिटर को मैनेजमेंट के द्वारा दी गई असर्शंस का, मैनेजमेंट के द्वारा दी गई दावे का जो उन्होंने हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किए हैं, यही देखना है कि वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, वो सच्चे हैं या नहीं है. तो असर्शंस क्या होता है? जो भी मैनेजमेंट ने हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दावे किए हैं, जो रिप्रेजेंटेशंस दी हैं, वो सही भी है या नहीं है, वो सही भी है या नहीं है. और अगर आपने ये चेक कर लिया तो अल्टीमेटली आपकी ऑडिट हो जाती है. अगर आपने मैनेजमेंट के दिए गए दावों को, मैनेजमेंट की दी गई असर्शंस को चेक कर लिया तो आपकी ऑडिट हो जाती है. तो व्हाट आर द असर्शंस? प्लीज कभी भी कंफ्यूज मत होना. मैनेजमेंट ने जो दावे किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे बोला जाता है असर्शंस. और इसको बहुत डिटेल में हम ऐसे 315 में कवर करेंगे, जहां आएंगे कि मैनेजमेंट हमें क्या असर्शंस दे रही है, क्या रिप्रेजेंटेशंस दे रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. समझ आई? तो मैनेजमेंट के किए गए दावे जो उन्होंने
उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किए गए हैं। तो इसको हम बोलें तो इसको अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोले, रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज नोन एज असर्शंस। और ये डेफिनेशन दी हुई है आपके ऐसे 315 में, ये हम इसको डिस्कस करेंगे ऐसे 315 में। जस्ट मैंने आपको ये बताया है कि मैनेजमेंट हमें जो रिप्रेजेंटेशंस कर रही है, जो दावे कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसे बोला जाता है असर्शन। तो मैनेजमेंट 3 असर्शंस करती है, 3 एरिया में हमें असर्शंस करती है। एक तो मैनेजमेंट असर्शन करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, और किस किस की करती है, एक तो अकाउंट बैलेंसेस की, एक किसकी करती है अकाउंट बैलेंस की, एक किसकी करती है क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन जिसको मैं सीओटी लिख रही हूँ, और किसकी करती है डिस्क्लोजर्स की। तो मैनेजमेंट हमें असर्शंस कर रही है अकाउंट बैलेंस की, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस की और डिस्क्लोजर की। और क्या क्या असर्शंस करती है वो हम करेंगे ऐसे 315 में, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो असर्शंस कर रही है, चाहे वो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस की कर रही है, चाहे वो अकाउंट बैलेंस की कर रही है, चाहे वो डिस्क्लोजर की कर रही है, क्योंकि बैलेंस शीट की में जो वो असर्शंस कर रही है वो कर रही है अकाउंट बैलेंस की, P&L में जो वो करिए वो करिए क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस की, और नोट्स टू अकाउंट्स में जो वो असर्शंस कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं डिस्क्लोजर्स की। तो मैनेजमेंट ने जो असर्शंस की हैं, अब सुनना ध्यान से, एक ऑडिटर को क्या देखना है, ऑडिटर उठाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर क्या उठाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर क्या उठाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मैनेजमेंट ने क्या किए हैं असर्शंस, ऑडिटर को देखना है कि जो मैनेजमेंट ने असर्शंस किए, दोबारा से, जो मैनेजमेंट ने असर्शंस की हैं, ऐसी कौन सी असर्शन है, ऐसी कौन सी असर्शन है, इस बात को ध्यान से समझना, ऐसी कौन सी असर्शन है जो गलती के प्रभाव में आ सकती है, जो मिस स्टेटमेंट के प्रभाव में आ सकती है, जो मिस स्टेटमेंट के प्रभाव में जल्दी आ सकती है, जो किसके प्रभाव में आ सकती है, जो मिस स्टेटमेंट के प्रभाव में आ सकती है। ऐसी कौन सी असर्शन है, ऐसी कौन सी असर्शन है, चाहे वो अकाउंट बैलेंस की है, चाहे वो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की है, चाहे वो डिस्क्लोजर की है, ऐसी कौन सी असर्शन है जो मिस स्टेटमेंट के प्रभाव में आ सकती है, ऐसी कौन सी असर्शन है जो मिस स्टेटमेंट के प्रभाव में आ सकती है। अभी मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगी, आप मुझे खुद ही बताओगे मैडम ये असर्शन गलती के प्रभाव में आ सकती है। आप गए ऑडिट करने 2 कंपनी की, एक गए तनिष्क की और एक गए आप जेके सीमेंट की, ठीक है। अब आप बताना, मैं बात कर रही हूँ किसके, स्टॉक की। तनिष्क का स्टॉक किसका होगा, डायमंड का। तनिष्क का स्टॉक किसका होगा, डायमंड का। और जेके सीमेंट का स्टॉक किसका होगा, सीमेंट के जो इनके बैग्स होते हैं उसका होगा। अब बताओ कौन सा, किसका स्टॉक, किसका स्टॉक चोरी के प्रभाव में आ सकता है, किसका स्टॉक जल्दी चोरी हो सकता है, तनिष्क का स्टॉक चोरी जल्दी हो सकता है। जेके लक्ष्मी सीमेंट के स्टॉक के चोरी होने के चांसेस कम हैं, काफी कम है। देखो आपने पहले ही अनुमान लगा लिया कि कंट्रोल तो है ही नहीं, कि तनिष्क में कितने कैमरेज होते हैं, तो कंट्रोल है ही नहीं, कौन सी असर्शन गलती के प्रभाव में, जैसे कौन सा स्टॉक चोरी के प्रभाव में आ सकता है। तो आपने कहा तनिष्क का स्टॉक किस में आ सकता है, चोरी के प्रभाव में आ सकता है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। क्या मैनेजमेंट प्रोविजंस बनाती है, बिल्कुल मैनेजमेंट प्रोविजंस बनाती है। अब मान लो मैनेजमेंट ने 2 प्रोविजंस बनाए। एक मैनेजमेंट ने प्रोविजन बनाया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का। क्या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का प्रोविजन बनता है, बिल्कुल, क्योंकि मार्च मंथ का बिल तो आया नहीं होगा। तो मैनेजमेंट ने प्रोविजन बनाया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का। क्या मैनेजमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स का प्रोविजन बनाती है, बिल्कुल बनाती है। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी बनाती है, बिल्कुल, ग्रेच्युटी, पीएफ। और एक मैनेजमेंट ने प्रोविजन बनाया आपका लिटिगेशन एंड क्लेम का, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के प्रोविजन में ज्यादा गड़बड़ होने के, ज्यादा मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस हैं, नहीं है, कम है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में फिर भी ज्यादा, लिटिगेशन एंड क्लेम में तो बहुत ही ज्यादा है। क्लियर। तो आपको अनुमान लगाना है। एक ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाएगा, उसकी सभी असर्शंस देखेगा, चाहे वो अकाउंट बैलेंस की है, चाहे क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस की है, चाहे डिस्क्लोजर्स की है, और उसको देखना है कौन सी असर्शन, कौन सी असर्शन किसके प्रभाव में आ सकती है, मिस स्टेटमेंट के प्रभाव में आ सकती है। आपको अनुमान लगाना है, आपको अनुमान लगाना है कि कंट्रोल है ही नहीं, कि इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं, तो कौन सी असर्शन गलती के प्रभाव में आ सकती है, कौन सी असर्शन इतनी संवेदनशील है जो गलती के प्रभाव में जल्दी आ सकती है। इसे बोला जाता है इनहेरेंट रिस्क, इसे बोला जाता है इनहेरेंट रिस्क, जो उसी के अंदर है। अगर कंट्रोल, मान लो कि कंट्रोल है ही नहीं, तो कहां गलती हो सकती है, बताओ। सीए में
पास होना मुश्किल है या एमबीए में? कहाँ खतरा है, सीए में या एमबीए में? सीए में इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, एमबीए में फेल होने का खतरा कम है, तो वहां रिस्क कम है। तो आपको अनुमान लगाना है कि इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं, दोबारा से आपको अनुमान लगाना है कि इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं, तो कौन सी असर्शन गलती के प्रभाव में आ सकती है, इसे बोला जाता है इनहेरेंट रिस्क। कि कंट्रोल नहीं हो सकता है, तनिष्क में इतने कैमराज हों लेकिन वहां का स्टॉक रिस्की है, ये आप कैसे कह रहे हो? क्योंकि इनहेरेंट रिस्क के अंदर है, क्योंकि वो चोरी के प्रभाव में जल्दी आ सकता है अगर कंट्रोल ना हो तो। समझ आई बात? लिटिगेशन एंड क्लेम, जो आपका प्रोविजन रिटायरमेंट बेनिफिट्स का है, वहां गलती होने की संभावना ज्यादा है, वहां गलती, लेकिन हो सकता है मैनेजमेंट बेस्ट एक्चुअरी अपॉइंट करे उसका प्रोविजन बनाने के लिए और वो करेक्ट डाटा दे, तो पूरा हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो वहां अनुमान लगा लो कि कंट्रोल है ही नहीं, तो कौन सी असर्शन गलती के प्रभाव में आ सकती है, इसे बोला जाता है इनहेरेंट रिस्क। क्लियर? चलो अब एक और बात समझना, लैंग्वेज, अभी टेक्निकल लैंग्वेज डेफिनेशंस पे हम जाएंगे। चलो, आपने कहा कि जो तनिष्क का स्टॉक है, जो तनिष्क का क्या है, स्टॉक, जो तनिष्क का क्या है, स्टॉक, वो चोरी के प्रभाव में जल्दी आ सकता है, वो चोरी के प्रभाव में आ सकता है। वहां थीफ मतलब वहां चोर बहुत जल्दी हो सकते हैं, वहां स्टीलिंग बहुत जल्दी हो सकती है, तो वहां मैनेजमेंट ज्यादा से ज्यादा क्या लगाएगी, इंटरनल कंट्रोल, मतलब मैनेजमेंट तनिष्क की ज्यादा से ज्यादा क्या लगाएगी, कैमरेज लगाएगी, ताकि जो भी गलती है, जो भी चोरी है, वो प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट हो जाए। जो भी प्रिवेंट, डिटेक्ट और क्या हो जाए, करेक्ट। जो भी चोरी है, या तो देखो कैमरे होंगे तो वो प्रिवेंट होगी क्योंकि डरेगा चोर कि हाँ कैमरेज हैं चारों तरफ। डिटेक्ट अगर हो भी जाए तो वो पकड़ में आ जाएगी, और बाद में करेक्ट, तो आप उसको बाद में पकड़ के करेक्टिव एक्शंस भी ले सकते हो। तो जो भी जहां खतरा ज्यादा होगा, मैनेजमेंट वहां ज्यादा कंट्रोल लगाएगी ताकि गलतियां प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट हो जाएं। अब मैनेजमेंट को पता है कि हमारे एक्चुरियल वैल्यूएशन में गलती हो सकती है, मैनेजमेंट अच्छे से अच्छा एक्चुरी हायर करेगी, अच्छे से अच्छा एक्चुरी एंगेज करेगी ताकि गलतियां प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट हो जाएं, ताकि गलतियां होना वो प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट हो जाएं। यहां तक समझ आई? इनहेरेंट रिस्क का मतलब अनुमान लगा लो कि कंट्रोल है ही नहीं, कौन सी असर्शन गलती के प्रभाव में आ सकती है, इसे बोला जाता है इनहेरेंट रिस्क। जहां खतरा ज्यादा होगा, जहां इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होगा, मैनेजमेंट अच्छे से अच्छे क्या लगाएगी, कंट्रोल, ताकि गलतियां क्या हो जाए, प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट। जहां खतरा ज्यादा होगा, मैनेजमेंट अच्छे से अच्छे क्या लगाएगी, कंट्रोल, ताकि गलतियां क्या हो जाए, प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट, ताकि गलतियां क्या हो जाए, प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई? चलो अब आते हैं अपना इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या होता है, ऐसी कौन सी असर्शन जो गलती के प्रभाव में आ सकती है। और कंट्रोल रिस्क क्या होता है, अब कंट्रोल रिस्क पे आज समझते हैं, एक बारी लैंग्वेज समझते हैं कंट्रोल रिस्क की। अब ध्यान से समझना, एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल लगाए, एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल लगाए, एंटिटी ने, तनिष्क ने कैमरास लगाए, तनिष्क ने क्या लगाए, कैमरास लगाए, तनिष्क ने कैमरास लगाए, फिर भी चोरी हो गई। और जब चोरी हुई लाइट चली गई थी, कैमरास की फुटेज में वो बात नहीं आई। तो मतलब जो एंटिटी के कंट्रोल्स थे, जो एंटिटी के कंट्रोल्स थे, वो भी गलतियों को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाए। जो भी एंटिटी के कंट्रोल्स थे वो भी गलतियों को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाए। दोबारा से, जो भी एंटिटी ने कंट्रोल्स लगाए थे वो भी गलतियों को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाए। इसे बोला जाता है कंट्रोल रिस्क, इसे बोला जाता है कंट्रोल रिस्क। की एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल गलतियों को प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट नहीं कर पाए। इसे बोला जाता है कंट्रोल रिस्क। यहां तक समझ आई? अब ध्यान से सुनना प्लीज। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये देखना, आप ध्यान से समझना इस चीज को। मान के चलो बारिश हो रही है, बारिश होना किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसको मैंने बोल दिया इनहेरेंट रिस्क। कि बारिश हो रही है, ये क्या है, इनहेरेंट रिस्क। ठीक है, आपने छाता लिया है, एंटिटी ने, पर्सन ने छाता लिया है, मतलब अम्ब्रेला लिया है, मतलब इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं। जो आपका अम्ब्रेला था उसमें होल था, होल की वजह से आप तो भीग गए। होल इज एन
कंट्रोल रिस्क, जो उसके अंदर होल है दैट इज एन कंट्रोल रिस्क, और जो आपने अम्ब्रेला लिया है दैट इज एन इंटरनल कंट्रोल। मतलब इनहेरेंट रिस्क का मतलब ऐसी कौन सी असर्शन जो गलती के प्रभाव में आ सकती है, अनुमान लगा लो कि अगर कंट्रोल ना हो कहाँ गलती हो सकती है, कहाँ गलती होने की संभावना है, इसे बोला जाता है इनहेरेंट रिस्क। फिर जहां खतरा ज्यादा होगा अल्टीमेटली वहां मैनेजमेंट कंट्रोल ज्यादा लगाएगी ताकि गलतियां प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट हो जाए। लेकिन जो उन्होंने कंट्रोल लगाए थे वो भी गलतियों को प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट नहीं कर पाए। जो एंटिटी ने कंट्रोल लगाए थे वो भी गलतियों को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाए। इसे बोला जाता है कंट्रोल रिस्क, इसे बोला जाता है कंट्रोल रिस्क। मैं इसकी टेक्निकल लैंग्वेज पे एक बार बाद में आऊंगी। अब आप बात एक मुझे बताओगे जहां तक जितना भी अभी तक आपको समझ में आया, और ये टॉपिक कम से कम 2 बार चलेगा, मुझे पता है यहां बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं। इनहेरेंट रिस्क क्या ये ऑडिटर के हाथ में है कि उस असर्शन में खतरा है, वहां गलती होने की संभावना है, क्या ये ऑडिटर के हाथ में है? नहीं है। इंटरनल कंट्रोल लगाना किसकी जिम्मेवारी है? मैनेजमेंट की। तो कंट्रोल गलतियों को प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट नहीं कर पा रहे, कंट्रोल सही नहीं है, क्या ये ऑडिटर के हाथ में है? क्या इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क ऑडिटर के हाथ में है? नहीं, ये तो किसके हाथ में है? मैनेजमेंट के हाथ में है, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरनल कंट्रोल कौन लगाएगी? मैनेजमेंट लगाएगी। तो इट इज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये ऑडिटर के कंट्रोल में नहीं है, ये ऑडिटर के कंट्रोल में नहीं है, ये तो किसका फंक्शन है? मैनेजमेंट का। क्योंकि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क तो ऑडिटर का फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ये तो ऑडिटर के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, ये तो किसका फंक्शन है? मैनेजमेंट का। ये तो किसका फंक्शन है? मैनेजमेंट का। ऑडिटर तो सिर्फ इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क को क्या कर सकता है? आइडेंटिफाई एंड असेस। ऑडिटर तो सिर्फ इनहेरेंट रिस्क को क्या कर सकता है? आइडेंटिफाई एंड असेस। वो देख सकता है कि खतरा कहां है और खतरा कितना है, लेकिन ये चीज कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क ऑडिटर के हाथ में नहीं है। ऑडिटर इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ऑडिटर तो सिर्फ इसका अनुमान लगा सकता है कि ये कितना है और ये कहां है। तो ऑडिटर तो सिर्फ इसे आइडेंटिफाई और क्या कर सकता है? असेस। इट कांट बी कंट्रोल्ड बाय द ऑडिटर, ऑडिटर इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। और अब सुनो, आईआर और सीआर को मिलाकर क्या बोला जाता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आईआर और सीआर को मिलाकर क्या बोला जाता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मोस्टली एसेस में आपको आईआर और सीआर टर्मिनोलॉजी नहीं मिलेगी। मोस्टली एसेस में आपको मोस्टली एसेस में क्या मिलेगा? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वो भी बताती हूँ क्यों मिलेगा। आरएमएम, मैं इसको क्या बोलूंगी अभी तो याद कर लो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जिसको मैं क्या यूज करूंगी, मेरी पूरी बुक में इसको क्या लिखा होगा? आरएमएम। क्या लिखा होगा? आरएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या बोल रही हूं? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ध्यान से सुनना ये बात, आईआर और सीआर ऑडिटर के कंट्रोल में नहीं है। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क ऑडिटर के कंट्रोल में नहीं है, ऑडिटर के कंट्रोल में नहीं है। ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ इन्हें देख सकता है कि रिस्क कहां है और रिस्क कितना है। ऑडिटर तो सिर्फ इसको क्या कर सकता है? आइडेंटिफाई और असेस कर सकता है कि रिस्क कहां है और रिस्क कितना है। यहां तक समझ आई? और ऐसे कहता है कि ऑडिटर आईआर और सीआर की, अकॉर्डिंग टू एसएस, ऑडिटर और आईआर और सीआर की हमेशा क्या करेगा? कंबाइंड असेसमेंट। हमेशा क्या करेगा? कंबाइंड असेसमेंट। ऑडिटर आईआर और सीआर की हमेशा क्या करेगा? कंबाइंड असेसमेंट। वो दोनों को साथ में देखेगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो आईआर बहुत हाई है, लेकिन मैनेजमेंट ने सीआर कंट्रोल्स इतने अच्छे लगाए हैं, इतने अच्छे कंट्रोल्स लगाए हैं, तनिष्क में चोरी का खतरा ज्यादा है, स्टॉक में इनहेरेंट रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन कंट्रोल रिस्क, इंटरनल कंट्रोल इतने अच्छे लगे हैं, इतने अच्छे लगे हैं, जिसकी वजह से कंट्रोल रिस्क बहुत कम है, क्योंकि एंटिटी के कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से ऑडिटर का आरएमएम मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कंबाइंड असेसमेंट करेगा, तो जिसकी वजह से उसका आरएमएम मॉडरेट
हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका आरएमएम मॉडरेट होगा, आरएमएम बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो ऑडिटर इसको सेपरेटली नहीं देखेगा, ऑडिटर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को सेपरेटली नहीं देखेगा। दोबारा से, ऑडिटर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को सेपरेटली नहीं देखेगा, ऑडिटर को इसको कंबाइन देखना है कि ये कितना है। ऑडिटर आईआर और सीआर की कंबाइंड असेसमेंट करेगा, ऑडिटर आईआर और सीआर की क्या करेगा, कंबाइंड असेसमेंट। यहां तक समझ आया? अब चलते हैं आगे। नहीं भी आया तो मैं इसको पूरा एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। चलो, अब ऑडिटर ने देख लिया कि खतरा कितना है, अब ऑडिटर ने देख लिया कि आरएमएम कितना है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दोबारा से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है। ऑडिटर ने इसको आइडेंटिफाई और असेस कर लिया, ऑडिटर ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया और असेस कर लिया। अब ऑडिटर उसी के हिसाब से क्या डिसाइड करेगा, देखो अब ऑडिटर ने आरएमएम को क्या कर लिया, मतलब आईआर और सीआर की कंबाइंड असेसमेंट करके आइडेंटिफाई और असेस कर लिया कि खतरा कितना है। ऑडिटर ने इसको क्या कर लिया, आइडेंटिफाई और असेस कर लिया कि खतरा कितना है। अब ऑडिटर उसी के हिसाब से अपने क्या डिसाइड करेगा, ऑडिट प्रोसीजर। अब ऑडिटर उसी के हिसाब से अपने क्या डिसाइड करेगा, ऑडिट प्रोसीजर। अगर खतरा ज्यादा होगा, अगर खतरा ज्यादा होगा तो ऑडिटर ज्यादा प्रोसीजर्स करेगा, अगर खतरा कम होगा तो ऑडिटर कम प्रोसीजर्स करेगा। मतलब डीआर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, डिटेक्शन रिस्क। ऑडिटर ने जो ऑडिट प्रोसीजर्स किए, ऑडिटर ने जो क्या किए, ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिटर ने जो क्या किए, ऑडिट प्रोसीजर्स, वो भी गलतियों को डिटेक्ट नहीं कर पाए, वो भी गलतियों को डिटेक्ट नहीं कर पाए, ऑडिटर के प्रोसीजर भी गलतियों को पकड़ नहीं पाए, ऑडिटर के प्रोसीजर भी गलतियों को पकड़ नहीं पाए। इसे बोला जाता है डिटेक्शन रिस्क। इसे क्या बोला जाता है, डिटेक्शन रिस्क। कि ऑडिटर ने जो प्रोसीजर्स किए हैं, दोबारा से, ऑडिटर ने जो प्रोसीजर्स किए हैं वो भी गलतियों को पकड़ नहीं पाए, इसे बोला जाता है डिटेक्शन रिस्क। अभी मैं आपको कुछ समझा रही हूं, उसको समझना, उसके बाद मैं आपको नोटिंग भी करवाऊंगी और मैं आपको नोट्स भी पढ़वाऊंगी। व्हाट इज ऑडिट रिस्क, ध्यान से समझना प्लीज ये बात। मैं यहाँ आपको काफी हद तक आपको सम अप हो जाएगा सारा। ऑडिट रिस्क क्या होता है, ऑडिटर में गिवन, ऑडिटर में गिव एन, ऑडिटर क्या दे देगा, इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, ऑडिटर में गिव एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, कि ऑडिटर ने जो ओपिनियन दिया है वो गलत है, इसे क्या बोला जाता है, ऑडिट रिस्क। रिस्क दैट ऑडिटर में गिवन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। और अब कितने कंपोनेंट हैं इसके, 3 कंपोनेंट हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और एक आपका डिटेक्शन रिस्क, एक आपका डिटेक्शन रिस्क। अब सुनना, इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, मैंने आपको हिंदी में बोला था, अब इंग्लिश में करवाऊंगी, ठीक है। ऐसी असर्शन जो गलती के किस में आ सकती है, प्रभाव में आ सकती है, मतलब वो बहुत संवेदनशील है, वो मिस स्टेटमेंट के प्रभाव में आ सकती है, संवेदनशील है, प्रभाव में आ सकती है। इसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, ससेप्टेबिलिटी। ऐसे में क्या वर्ड यूज किया है, ससेप्टेबिलिटी। क्या वर्ड यूज किया, इंपॉर्टेंट है, ये याद हो गया तो डेफिनेशन याद हो जाएगी। ससेप्टेबिलिटी मतलब ऐसी असर्शन जो बहुत संवेदनशील है, जो प्रभाव में आ सकती है, किसके प्रभाव में आ सकती है, मिस स्टेटमेंट के प्रभाव में आ सकती है। ससेप्टेबिलिटी, किसकी ससेप्टेबिलिटी, असर्शन की। किसकी ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन, असर्शन कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर। असर्शन कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर। असर्शन कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर। ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन मतलब प्रभाव में आ सकती है असर्शन, किसके प्रभाव में आ सकती है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के। किसके प्रभाव में आ सकती है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के। assuming no internal control मतलब before consideration of internal control, अगर कंसीडर कर लिया जाए कि उस एरिया में रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल, जो कंट्रोल्स होने चाहिए थे वो नहीं है। अब मेरी लैंग्वेज सुनना, the susceptibility of an assertion, the susceptibility of an assertion, account balance, class of transaction, disclosures to misstatement,
टू मिस स्टेटमेंट, किसके प्रभाव में आ सकती है? मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट कुड बी मटेरियल आइदर इंडिविजुअली, गलती एक भी बड़ी हो सकती है और एग्रीगेट में भी बड़ी हो सकती है, एज्यूमिंग या बिफोर कंसिडरेशन ऑफ रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल। अनुमान लगा लो कि कंट्रोल नहीं है तो कौन सी असर्शन गलती के प्रभाव में आ सकती है? दैट इज नोन एज इनहेरेंट रिस्क। और अगर मैं इसको इंग्लिश में डिफाइन करूं टेक्निकल लैंग्वेज में, द ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन टू मटेरियल मिस स्टेटमेंट बिफोर कंसिडरेशन ऑफ रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल। क्लियर हुई बात? अब सुनो, खतरा, रिस्क, कंट्रोल रिस्क क्या है? रिस्क, कंट्रोल रिस्क क्या है? रिस्क। किस बात का खतरा? कि दैट रिस्क दैट material misstatement, risk that material misstatement in assertion, material misstatement in assertions will not be, material misstatement in assertion will not be, वो प्रिवेंट, करेक्ट और डिटेक्ट नहीं होगी, विल नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड एंड करेक्टेड ऑन टाइमली बेसिस बाय एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऑन टाइमली बेसिस बाय इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। खतरा कि जो असर्शन में मिस स्टेटमेंट है वो एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल भी उसको प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसे बोला जाता है कंट्रोल रिस्क, इसे बोला जाता है कंट्रोल रिस्क। अब डिटेक्शन रिस्क, What is डिटेक्शन रिस्क? ऑडिट प्रोसीजर्स जो ऑडिटर ने किए हैं अनेबल, वो अनेबल है, क्या अनेबल है? टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर ने जो प्रोसीजर किए हैं वो भी गलतियों को नहीं पकड़ पाए, इसे बोला जाता है डिटेक्शन रिस्क, इसे बोला जाता है डिटेक्शन रिस्क। क्लियर हुई बात? पक्का। अब आ जाओ कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क, IR, CR, DR। अब मैं आपसे कुछ और डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है? ऑडिट रिस्क। अब आ जाइए ऑडिट रिस्क, IR और CR क्या ऑडिटर के हाथ में है? IR और CR तो ऑडिटर के हाथ में नहीं है। IR और CR ऐसे बोलता है कि ऑडिटर को इसको सेपरेटली नहीं देखना, ऑडिटर को इसकी क्या करनी है? कंबाइंड असेसमेंट। ऑडिटर को इसकी क्या करनी है? कंबाइंड असेसमेंट। ऑडिटर को इसकी क्या करनी है? कंबाइंड असेसमेंट। ये ऑडिटर के कंट्रोल में नहीं है, कांट बी कंट्रोल्ड बाय द ऑडिटर। जो IR और CR है ये ऑडिटर के कंट्रोल में नहीं है। ऑडिटर तो सिर्फ IR और CR को क्या कर सकता है? आइडेंटिफाई एंड असेस, आइडेंटिफाई एंड असेस। ऑडिटर तो इसको सिर्फ क्या कर सकता है? आइडेंटिफाई एंड असेस। अब एक लाइन आप सुनना, उसके बाद मैं इसको कंप्लीट करूंगी। इसे अगर RMM ज्यादा होगा, मतलब अगर IR और CR ज्यादा है, अगर IR और CR ज्यादा है, जब ऑडिटर ने इसको आइडेंटिफाई किया और असेस किया कि हाँ आज जो हमारा IR और CR है वो ज्यादा है, तो ऑडिटर प्रोसीजर ज्यादा करेगा, तो ऑडिटर प्रोसीजर ज्यादा करेगा, तो ऑडिटर प्रोसीजर ज्यादा करेगा। अगर खतरा ज्यादा है, IR और CR ज्यादा है, इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, एंटिटी के कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, अगर IR और CR ज्यादा है, दोबारा से अगर IR और CR ज्यादा है, ऑडिटर प्रोसीजर्स ज्यादा करेगा, ऑडिटर प्रोसीजर्स ज्यादा करेगा। अब एक बात आप बताओ, अगर ऑडिटर प्रोसीजर्स ज्यादा कर रहा है, अगर ऑडिटर प्रोसीजर्स ज्यादा कर रहा है, तो गलती ना पकड़ने के चांसेस कम होंगे या ज्यादा होंगे? मान लो टोटल 1000 ट्रांजैक्शंस हैं, ऑडिटर ने 500 चेक की और एक में ऑडिटर ने 50 चेक की, कहाँ गलती ना पकड़ने के चांसेस ज्यादा होंगे? यहाँ गलती ना पकड़ने के चांसेस ज्यादा होंगे और यहाँ गलती ना पकड़ने के चांसेस कम होंगे। मतलब यहाँ ऑडिटर का DR क्या होगा? कम, और यहाँ ऑडिटर का डिटेक्शन रिस्क क्या होगा? ज्यादा। समझ आई बात? देखो ऑडिटर कितना काम करे, अगर ऑडिटर काम ज्यादा कर रहा है तो गलती ना पकड़ने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम। दोबारा से, अगर ऑडिटर काम ज्यादा कर रहा है, अगर ऑडिटर काम ज्यादा कर रहा है तो गलती ना पकड़ने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम। और अगर ऑडिटर काम कम कर रहा है तो गलती ना पकड़ने के चांसेस क्या हो जाएंगे? ज्यादा। तो जहां खतरा ज्यादा है, IR और CR ज्यादा है, तो ऑडिटर प्रोसीजर्स ज्यादा करेगा ताकि गलती ना पकड़ने के चांसेस क्या हो जाए? कम। चलो, तो ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा और असेस करेगा किसको? IR इंटू CR को, दोनों को कंबाइन देखेगा और उसी के हिसाब से क्या करेगा? डिजाइन करेगा ऑडिट प्रोसीजर, डिजाइन करेगा ऑडिट प्रोसीजर ताकि उसका ऑडिट रिस्क क्या हो जाए? एक्सेप्टेबल लो लेवल तक हो जाए, ताकि उसका ऑडिट रिस्क
कहां तक पहुंच जाए, एक्सेप्टेबल लो लेवल। अब ये लाइन ध्यान से समझना, ऑडिटर को अपने ऑडिट रिस्क को हमेशा कहां तक लेकर आना होता है, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। ऑडिटर को अपने ऑडिट रिस्क को हमेशा कहां तक लेकर आना होता है, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। ऑडिटर को अपने ऑडिट रिस्क को हमेशा कहां तक लेके आना होता है, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। अगर आईआर और सीआर ज्यादा है, अगर आईआर और सीआर ज्यादा है, जिसको मैं बोल सकती हूँ आरएमएम ज्यादा है, अगर आईआर और सीआर ज्यादा है तो ऑडिटर डीआर को कम रखेगा, तो ऑडिटर डीआर को कम रखेगा, मतलब वो प्रोसीजर ज्यादा करेगा ताकि उसका ऑडिट रिस्क कहां तक पहुंच जाए, एक्सेप्टेबल लो लेवल। और डीआर ऑडिटर के हाथ में है कि उसको कितने प्रोसीजर करने हैं, लेकिन आईआर और सीआर उसके हाथ में नहीं है। दोबारा से, आईआर और सीआर ऑडिटर के हाथ में नहीं है, ऑडिटर सिर्फ उसको आइडेंटिफाई और असेस करेगा, उसी के हिसाब से प्रोसीजर करेगा ताकि उसका ऑडिट रिस्क कहां तक पहुंच जाए, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। और अगर ऑडिटर अपने ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लो लेवल तक नहीं कर पा रहा, अगर ऑडिटर अपने ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लो लेवल तक नहीं कर पा रहा, तो ऑडिटर को अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ऑडिटर को अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। समझ आई बात, ध्यान से सुनना। और डिटेक्शन, ऑडिटर सिर्फ इसको आइडेंटिफाई कर सकता है और असेस कर सकता है, उसी के हिसाब से प्रोसीजर डिसाइड करेगा ताकि उसका ऑडिट रिस्क कहां तक पहुंच जाए, एक्सेप्टेबल लो लेवल। अब डिटेक्शन रिस्क, ये तो किसके हाथ में है, ऑडिटर के हाथ में है। इट इज द फंक्शन ऑफ ऑडिटर, ये तो किसके हाथ में है, ये तो ऑडिटर के कंट्रोल में है, क्योंकि ऑडिटर अगर प्रोसीजर बढ़ा देगा, अगर ऑडिटर ने प्रोसीजर बढ़ा दिए तो डीआर क्या हो जाएगा, कम, और अगर ऑडिटर ने प्रोसीजर क्या किए तो डीआर बढ़ जाएगा, अगर ऑडिटर ने प्रोसीजर ज्यादा किए तो डीआर कम हो जाएगा, और अगर ऑडिटर ने प्रोसीजर्स कम किए तो डीआर बढ़ जाएगा। तो ऑडिटर अपने डीआर को क्या करेगा, मैनेज, ऑडिटर अपने डीआर को क्या करेगा, मैनेज, ताकि ऑडिट रिस्क कहां तक पहुंच जाए, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक, कहां तक पहुंच जाए, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। और अगर ऑडिटर डीआर करके ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लो लेवल तक नहीं कर पा रहा, तो ऑडिटर आपको अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लो लेवल तक रखना है, आपको अपने ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लो लेवल तक रखना है। यहां तक समझ आई, पक्का? मैं आपको एक शीट दिखाती हूँ, उससे थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगी जल्दी समझने में, और उसके बाद मैं आपको रीडिंग करवाऊंगी और एक बार इस टॉपिक को थोड़ा सा दोबारा डिस्कस करूंगी। ऑडिट रिस्क देखो, पहले हम अपने नोट्स में से पढ़ते हैं जितना मुझे पढ़ाना है, और जितने ऑडिट रिस्क के रिमेनिंग टॉपिक्स रह जाएंगे, इस बार कुछ एडिशंस भी किए हैं मॉड्यूल में, तो हम वो भी टॉपिक्स कवर करेंगे, बट वो हम टॉपिक कवर करेंगे अपने ऐसे 315 और ऐसे 330 के बाद। 315 और 330, ऐसे 315 और 330 करने के बाद हम ऑडिट रिस्क के रिमेनिंग टॉपिक्स को गो थ्रू करेंगे। अच्छा, आईआर और सीआर को मिलाकर क्या बोला जाता है, आरएमएम, मैं बोलती हूँ जिसको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो आईआर और सीआर की कंबाइंड असेसमेंट को क्या बोला जाता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब सुनना, व्हाट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? क्या मैंने ऑडिट की? नहीं, अभी ऑडिट तो स्टार्ट की नहीं, ऑडिट तो स्टार्ट की नहीं, ऑडिट स्टार्ट तो डीआर में होती है, तो यहां मैंने ऑडिट नहीं स्टार्ट की, मतलब प्रायर टू ऑडिट, प्रायर टू ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती हो सकती है, ऑडिट करने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती हो सकती है, इसको बोला जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। प्रायर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हो सकती है, इसे बोला जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट, इसे बोला जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये दो से बनता है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, और इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क कितने हैं? 3। अब आते हैं इनहेरेंट रिस्क। व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क? ऐसी असर्शन जो गलती के प्रभाव में आ सकती है अगर अनुमान लगा लो इंटरनल कंट्रोल नहीं है, मतलब ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन, कि ससेप्टेबिलिटी का मतलब संवेदनशील प्रभाव में आ सकती है, जो बहुत संवेदन है।
कौन सी assertion? अकाउंट बैलेंस भी हो सकता है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर। किसके प्रभाव में आ सकती है? किसके प्रभाव में आ सकती है? मटेरियल मिस स्टेटमेंट के प्रभाव में आ सकती है। मतलब मिस स्टेटमेंट दैट कुड बी मटेरियल आइदर इंडिविजुअली और एग्रीगेटेड विद अदर मिस स्टेटमेंट बिफोर कंसिडरेशन ऑफ रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल। बिफोर कंसिडरेशन ऑफ रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल। कौन सी assertion susceptibility है? susceptibility of an assertion to material misstatement before consideration of related internal control. What is control risk? misstatement, risk that misstatement that could occur in assertion. misstatement जो किस में हो सकती है? assertion में। मतलब material misstatement किस में हो सकती है? assertion में। will not be prevented, will not be prevented, detected and corrected on timely basis by internal control system. entity के internal control जो material misstatement है उसको prevent, detect और correct नहीं कर पाएंगे, इस खतरे को बोला जाता है control risk। ये दोनों ऑडिटर के हाथ में नहीं होते, ऑडिटर इनकी कंबाइंड असेसमेंट करता है, ये ऑडिटर कंट्रोल नहीं कर सकता। इसको तो ऑडिटर सिर्फ आइडेंटिफाई और असेस करता है, उसी के हिसाब से प्रोसीजर डिसाइड करता है ताकि उसका ऑडिट रिस्क कहां तक पहुंच जाए? एक्सेप्टेबल लो लेवल। कहां तक पहुंच जाए? एक्सेप्टेबल लो लेवल। ठीक है, अब आ जाइए। जो ऑडिटर ने प्रोसीजर्स किए हैं, जो ऑडिटर ने प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, विल नॉट डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट, विल नॉट डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसे क्या बोला जाता है? डिटेक्शन रिस्क। ये ऑडिटर के हाथ में होता है। अगर आरएमएम ज्यादा होगा, अगर आईआर और सीआर ज्यादा होंगे तो ऑडिटर क्या करेगा? प्रोसीजर ज्यादा करेगा ताकि उसका डिटेक्शन रिस्क कम हो जाए और उसका ऑडिट रिस्क कहां तक पहुंच जाए? एक्सेप्टेबल लो लेवल तक, क्योंकि उसको अपने ऑडिट रिस्क को कहां तक लेकर आना होता है? एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। यहां तक समझ आई? अच्छा, जो आपका ये टॉपिक है ये इस बारी मॉड्यूल में ऐड ऑन किया है और इसको हम ऐसे 315 और ऐसे 330 के साथ करेंगे। क्लियर? और उसके बाद ये भी हम अपना ऐसे 315 और 330 के साथ करेंगे। अब आ जाओ रिलेशनशिप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई हैं और ये तो सिर्फ अब मैं आपको एक बार रीड डाउन करवा रही हूँ। ऐसे इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क को सेपरेटली डील नहीं करता। हैज द ऑडिटर शुड मेक अ कंबाइंड असेसमेंट, और इसको क्या बोला जाता है? कंबाइंड असेसमेंट को क्या बोला जाता है? असेसमेंट ऑफ आरएमएम। मतलब इनको क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऐसे कहता है कि ऑडिटर आपको इसकी सेपरेट असेसमेंट नहीं करनी, आपको इसकी क्या करनी है? कंबाइंड असेसमेंट करनी है। आपको इसको सेपरेटली असेस नहीं करना, आपको इसको कंबाइंड असेस करना है। अच्छा, अब ये वाली लाइन पढ़ना एक बड़ी सेकंड। management even though inherent risk and control risk can't be controlled by the auditor inherent risk और control risk को कंट्रोल नहीं कर सकता। ऑडिटर तो सिर्फ इसे क्या करता है? असेस करता है और उसी के हिसाब से अपने प्रोसीजर डिसाइड करता है ताकि उसका ऑडिट रिस्क कहां तक पहुंच जाए? एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। कहां तक पहुंच जाए? एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। समझ आया पक्का? अब आ जाओ यहां। अच्छा, ये देखो, जहां खतरा ज्यादा हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था तनिष्क में, चोरी का खतरा ज्यादा है, जहां खतरा ज्यादा होगा मैनेजमेंट वहां अच्छे से अच्छे क्या लगाएगी? इंटरनल कंट्रोल, ताकि गलतियां क्या हो जाएं? प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट। देखो, मैनेजमेंट ऑफन रिएक्ट्स टू इनहेरेंट रिस्क बाय डिजाइनिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट मिसस्टेटमेंट। यहां मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट कंट्रोल इस तरीके से लगाती है कि सभी मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट हो जाए। ऑडिटर अपनी टर्मिनोलॉजी में यूज करता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट। देखो, जहां, ध्यान से सुनना, जहां इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होगा वहां मैनेजमेंट अच्छे से अच्छे क्या लगाएगी? इंटरनल कंट्रोल, ताकि गलतियां क्या हो जाए? प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट। ताकि मिसस्टेटमेंट्स क्या हो जाए? प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट। यही लाइन लिखी हुई है, पढ़ो पढ़ो। Management often reacts to inherent risk by designing internal control system to prevent, detect and correct misstatement. ठीक है, और ये आपस में क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड। ये आपस में क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड। अच्छा, अब एक बात ध्यान से आप बताओगे, अगर आईआर और सीआर ज्यादा है, अब मैं रिलेशनशिप करवा रही हूं किसके बीच में? आरएमएम और डीआर के बीच में। किसके बीच में रिलेशनशिप करवा रही हूं? आरएमएम और डीआर के बीच में। किसके बीच में रिलेशनशिप करवा रही हूं? आरएमएम और डीआर। अब आप ही मुझे बताओगे, अगर आईआर और सीआर, ये तो ऑडिटर कंबाइन करके देखेगा, मतलब ऑडिटर तो आरएमएम देखेगा। अगर आरएमएम ज्यादा है, आप बताओ ऑडिटर प्रोसीजर ज्यादा करेगा या कम करेगा?
ऑडिटर प्रोसीजर ज्यादा करेगा या कम करेगा? ऑडिटर प्रोसीजर ज्यादा करेगा। और अगर ऑडिटर ने प्रोसीजर ज्यादा किए तो मतलब उसको अपने डीआर को क्या रखेगा? अपने डीआर को क्या रखेगा? कम। ऑब्वियसली अगर आप काम ज्यादा करोगे तो गलती ना पकड़ने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम। और अगर आप काम कम करोगे तो गलती ना पकड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर खतरा ज्यादा होगा, ऑडिटर काम ज्यादा करेगा ताकि गलती ना पकड़ने के चांसेस क्या हो जाए? कम। ताकि अल्टीमेटली उसका ऑडिट रिस्क कहां तक पहुंच जाए? एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। ताकि उसका रिस्क कहां तक पहुंच जाए? एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। तो अगर आरएमएम ज्यादा है तो उसका डीआर क्या होगा? कम। अगर आरएमएम ज्यादा है तो डीआर क्या होगा? कम। तो मतलब कौन सा रिलेशनशिप हो गया इसमें? कौन सा रिलेशनशिप हो गया? इनवर्स। क्योंकि खतरा ज्यादा तो गलती ना पकड़ने के चांसेस कम होंगे क्योंकि ऑडिटर काम ज्यादा करेगा। और अगर ऑडिटर प्रोसीजर कम करेगा तो डीआर बढ़ जाएगा। तो डीआर को कम करने के लिए ऑडिटर को प्रोसीजर ज्यादा करने पड़ेंगे। और ऑडिटर को अपने ऑडिट रिस्क को तो हमेशा कहां तक लेके जाना होता है? एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। अगर नहीं लेके जा रहा तो ऑडिटर आपको अपने ऑडिट ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सुनो, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिटेक्शन रिस्क एंड आईआर एंड सीआर। When inherent risk and control risk are high, अगर खतरा ज्यादा होगा तो ऑडिटर अपने डीआर को लो रखेगा ताकि उसका ऑडिट रिस्क कहां तक पहुंच जाए? एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। और अगर ऑडिटर प्रोसीजर नहीं करेगा तो डीआर बढ़ जाएगा। तो डीआर को कम करने के लिए ऑडिटर ज्यादा प्रोसीजर्स करेगा। ऑडिटर ज्यादा प्रोसीजर करेगा। और इस लाइन को आप तब समझ पाओगे जब आप ऐसे 330 कर लोगे। तो ये लाइन मैं आपको ऐसे 330 के बाद बताऊंगी। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट बता रही हूं। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट बताऊंगी, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू आईआर, ध्यान से सुनना, मैं प्लस का साइन नहीं कह रही, आईआर इंटू सीआर इंटू डीआर। इनमें मल्टीप्लिकेशन का साइन है। कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। अब आपको एक बात सुनना, ध्यान से सुनना ये बात। अगर मैं आपको कह रही हूं आपका आर एम एम आई आर इंटू सी आर इज इक्वल टू 5 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और अब मान के चलो आपका डी आर है 0.1, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर मैं आपको कहती कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका आर एम एम कितना है? 5 है। आपका आर एम एम कितना है? 5 है। आपका आरएमएम कितना है? 5 है। और आपका डीआर कितना है? 1 है। अगर मान लो आपको ऑडिट रिस्क निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा? 5.01 एग्जाम्पल, सॉरी 5.1। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5.1। और अगर इनमें मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो आप करना, अब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? 0.05। कितना मेजर इंपैक्ट। प्लस में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता जो मल्टीप्लिकेशन में इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आरएमएम का डीआर पे, डीआर का आरएमएम पे। इसीलिए इनके बीच में प्लस का साइन नहीं है, एडिशन का साइन नहीं है। किसका साइन है? क्योंकि इनका मेजर इम्पैक्ट होता है एक दूसरे पर। तो आईआर और सीआर, आईआर इंटू सीआर इंटू डीआर, ये स्टेटमेंट है ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू आईआर इंटू सीआर इंटू डीआर। अब एक बात सुनना, द क्रक्स ऑफ दिस, ऑडिटर को अपने ऑडिट रिस्क को किस में लेके जाना होता है? एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। ऑडिटर को अपने ऑडिट रिस्क को किस पे लेके जाना होता है? एक्सेप्टेबल लो लेवल। और ऑडिट रिस्क किसके इक्वल होता है? आईआर इंटू सीआर इंटू डीआर, ठीक है। अब ये ऐसे बोलता है कि ऑडिटर आपको आईआर और सीआर की क्या करनी है? कंबाइंड असेसमेंट। ऐसे बोलता है कि ऑडिटर इसको आपको कंबाइंड असेस करना है। मतलब जिसको ये बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब आईआर इंटू सीआर, मतलब आईआर इंटू सीआर। क्लियर? और ये ऑडिटर के कंट्रोल में नहीं होता, ये ऑडिटर के कंट्रोल में नहीं होता। ऑडिटर तो सिर्फ उसको असेस करेगा। अब ऑडिटर यहाँ अपने प्रोसीजर डिसाइड करेगा और अपने डीआर को मैनेज करेगा ताकि उसका ऑडिट रिस्क कहां तक पहुंच जाए? एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। कहां तक पहुंच जाए? एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। और अगर ऑडिटर अपने ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक नहीं लेकर जा पा रहा, मतलब ऑडिटर अपने ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक लेके जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो अल्टीमेटली ऑडिटर आपको अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ऑडिटर आपको अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। आईआर और सीआर ऑडिटर के कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन आईआर और सीआर को ऑडिटर क्या करता है? असेस। उसी के हिसाब से वो क्या डिसाइड करता है?
प्रोसीजर, उसी के हिसाब से वो क्या डिसाइड करता है, प्रोसीजर, ताकि उसका ऑडिट रिस्क कहाँ तक पहुंच जाए, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। तो ताकि उसका ऑडिट रिस्क कहाँ तक पहुंच जाए, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। डीआर ऑडिटर के हाथ में होता है, डीआर ऑडिटर के हाथ में होता है। समझ आई? अच्छा, एक और छोटी सी बात वैसे ही पूछ रही हूँ, क्या कंट्रोल रिस्क कभी भी जीरो होगा? कंट्रोल रिस्क कभी भी जीरो नहीं होगा। क्या कंट्रोल रिस्क कभी भी जीरो होगा? कंट्रोल रिस्क कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्या ऑडिट रिस्क कभी भी जीरो होगा? ऑडिट रिस्क कभी भी जीरो नहीं होगा, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। क्या ऑडिट रिस्क, कंट्रोल रिस्क कभी भी जीरो होगा? नहीं, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। और ये आपका आएगा चैप्टर नंबर 2 और 3 में, चैप्टर नंबर 3 में आएगा, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर का कंट्रोल रिस्क कभी भी जीरो, सॉरी, कंट्रोल रिस्क कभी भी जीरो नहीं होता। ये ऑडिटर का नहीं होता, ये मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, तो अब यही था आपका ऑडिट रिस्क। क्या होता है? आई आर इंटू सी आर इंटू डी आर। ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू आई आर इंटू सी आर इंटू डी आर। ये तो ऑडिटर सिर्फ असेस करेगा और डी आर को ऑडिटर मैनेज करेगा, ताकि उसका ऑडिट रिस्क कहाँ तक पहुंच जाए, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। अब देखना यहाँ से फटाफट, ऑडिट रिस्क क्या होता है कि ऑडिटर क्या दे देगा, इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी, तो प्रायर टू ऑडिट अगर उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती हैं, इस खतरे को बोला जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या बोला जाता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर ऑडिटर उस पर अपने प्रोसीजर करेगा, और अगर ऑडिटर के प्रोसीजर भी गलतियों को नहीं पकड़ पाए, उसे बोला जाता है डिटेक्शन रिस्क, और इसको मिलाकर क्या बोला जाता है, ऑडिट रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसका फंक्शन है? मैनेजमेंट का। ये ऑडिटर के हाथ में नहीं होता। ऑडिटर तो सिर्फ इसको असेस करता है कि ये कितना है, उसी के हिसाब से वो अपने डीआर को, मतलब अपने प्रोसीजर को मैनेज करता है, प्रोसीजर्स करता है, उसी के हिसाब से वो अपने प्रोसीजर करता है, मतलब वो डीआर को मैनेज करता है, ताकि उसका ऑडिट रिस्क कहाँ तक पहुंच जाए, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। ताकि उसका ऑडिट रिस्क कहाँ तक पहुंच जाए, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। ऑडिटर को क्या ऑब्टेन करनी होती है? रीजनेबल एश्योरेंस। ये वाली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अल्टीमेटली ऐसे 200 कहता है, ऐसे 200 कहता है, क्या कहता है? ऐसे 200, ऐसे 200 कहता है ऑडिटर आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि आपको क्या ऑब्टेन करनी है, रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि आपको क्या ऑब्टेन करनी है, रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस के लिए आपको क्या ऑब्टेन करने हैं, आपको क्या ऑब्टेन करने हैं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या ऑब्टेन करने हैं? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ताकि आपका ऑडिट रिस्क कहां तक पहुंच जाए, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। जीरो तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन आपको इसको कहां तक लेकर जाना है, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। मतलब आप अपना डीआर को मैनेज करोगे ताकि आपका ऑडिट रिस्क कहां तक पहुंच जाए, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। रीजनेबल एश्योरेंस के लिए ऑडिटर अपने प्रोसीजर करेगा, मतलब डीआर को मैनेज करेगा, ताकि उसको क्या इकट्ठे हो जाए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और उसका ऑडिट रिस्क कहां तक पहुंच जाए, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। मैं आपको एक लाइन पढ़वाती हूं जो हमने नहीं पढ़ी थी। अब आ जाओ अपने एसए 200 के सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मतलब टॉपिक नंबर 3.4, एसए 200 के टॉपिक नंबर 3.4। यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। ऑडिटर को क्या ऑब्टेन करनी होती है, रीजनेबल एश्योरेंस, जिसके लिए क्या ऑब्टेन करने होते हैं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ताकि आपका ऑडिट रिस्क कहाँ तक आ जाए, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। और ऑडिट रिस्क क्या होता है, रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसट्रीटेड। समझ आया आपको ऑडिट रिस्क का टॉपिक। अब एक छोटी सी नोटिंग है, वो आपको नोटिंग मिलेगी, लेकिन मैं आपको एक बार उसको रीड करवाना चाहती हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको रीड करवाना। मैं आपको उसको रीड करवाती हूँ और उसके बाद आपको ये नोटिंग मिल जाएगी। ध्यान से समझना। अब आ जाओ ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या होता है, आ जाइए। चलो मैं आपको छोटी सी नोटिंग वैसे दिखा देती हूँ। अगर ये रहा, मैं निकालती
थी तो सी। देखो ऑडिट रिस्क क्या होता है, ध्यान से ये आप नोटिंग प्लीज देखिएगा। ऑडिट रिस्क क्या होता है, यहाँ से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑडिट रिस्क क्या होता है कि ऑडिटर में गिवन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। लेकिन ऐसे 200 किससे डील नहीं करता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, और ऑडिटर कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ऐसा होना ऑर्डिनरी इनसिग्निफिकेंट है और ऐसे 200 इससे डील नहीं करता। और ऑडिट रिस्क का टॉपिक कहाँ एक्सप्लेन है, ऐसे 200 में। अब ऑडिट रिस्क के दो फंक्शन होते हैं, आरएमएम और डीआर। क्या होते हैं आरएमएम और डीआर? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट। क्या होता है? रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट, मतलब ऑडिट से पहले, ऑडिट से पहले मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती हो सकती है, इस खतरे को बोला जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर ऑडिटर प्रोसीजर करता है, अगर उसके प्रोसीजर गलतियों को नहीं पकड़ पाए तो इसे क्या बोला जाता है? डिटेक्शन रिस्क। व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क? ऐसी ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन, मतलब संवेदनशील, कोई असर्शन इतनी संवेदनशील है कि वो मिस स्टेटमेंट के प्रभाव में आ सकती है अगर मान लो कि कोई कंट्रोल्स है ही नहीं। द ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन अबाउट अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर टू मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट कुड बी मटेरियल आइदर इंडिविजुअली और एग्रीगेटेड विद अदर मिस स्टेटमेंट बिफोर कंसिडरेशन ऑफ रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल। व्हाट इज कंट्रोल रिस्क? रिस्क दैट मिस स्टेटमेंट जो किसी भी असर्शन में हो सकती है, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर, कुड बी मटेरियल आइदर इंडिविजुअली और एग्रीगेटेड विद अदर मिस स्टेटमेंट्स, विल नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड एंड करेक्टेड ऑन टाइमली बेसिस बाय एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और अब आ जाइए आईआर और सीआर। ऐसे बोलता है कि ऑडिटर आपको इसकी कंबाइन असेसमेंट करनी है आईआर और सीआर की, जिसको आरएमएम बोला जाता है। आईआर और सीआर ऑडिटर के कंट्रोल में नहीं होते, ऑडिटर तो सिर्फ उसको असेस करता है और उसी के हिसाब से क्या डिजाइन करता है? प्रोसीजर, ताकि उसका ऑडिट रिस्क कहां तक पहुंच जाए? एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। ठीक है। और आरएमएम और डीआर, जिसको मैं बोल सकती हूँ कंबाइंड असेसमेंट ऑफ सीआर, आईआर इंटू सीआर इंटू डीआर, तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में। अगर आरएमएम ज्यादा है, मतलब आईआर और सीआर ज्यादा है, तो ऑडिटर प्रोसीजर ज्यादा करेगा, मतलब वो डीआर को लो रखेगा ताकि उसका ऑडिट रिस्क कहां तक पहुंच जाए? एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। और अगर ऑडिटर प्रोसीजर नहीं करेगा तो उसका डीआर बढ़ जाएगा, और अपने डीआर को कम करने के लिए ऑडिटर ज्यादा प्रोसीजर्स करेगा। और ये वाली लाइन मैंने आपको कहा था मैं 330 के बाद करवाऊंगी। और ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू आईआर इंटू सीआर इंटू डीआर। ये हुआ आपका टॉपिक खत्म ऑडिट रिस्क का। आई थिंक सो, मुझे लगता है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दोबारा से सम अप करती हूँ। व्हाट इज ऑडिट रिस्क? ऑडिट किस बात का खतरा कि ऑडिटर क्या दे सकता है? इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। अब आरएमएम आपका ऑडिट रिस्क के दो फंक्शन होते हैं, एक तो आरएमएम और डीआर। एक आरएमएम डीआर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और डीआर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिस स्टेटेड प्रायर टू ऑडिट। रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिस स्टेटेड प्रायर टू ऑडिट। ऑडिट से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती होने का खतरा है, इसको बोला जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये ऑडिटर के हाथ में नहीं होता। ये किससे बनता है? आईआर और सीआर। व्हाट इज आईआर? ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट बिफोर कंसीडरेशन ऑफ रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल। ऐसी असर्शन जो जहां गलती हो सकती है अगर इंटरनल कंट्रोल, मान लो कि अगर इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं। व्हाट इज कंट्रोल रिस्क? जो एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं वो गलतियों को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाए। दोबारा से, जो एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं वो गलतियों को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाई, इसे बोला जाता है कंट्रोल रिस्क। व्हाट इज डिटेक्शन रिस्क? जो ऑडिटर ने प्रोसीजर्स किए हैं वो भी गलतियों को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाए। ऐसे बोलता है कि ऑडिटर आपको आईआर और सीआर की कंबाइन असेसमेंट करनी है, आपको इसको सेपरेटली नहीं देखना, इसलिए वर्ड यूज किया जाता है ऑडिटर असेस आरएमएम। ऑडिटर आपको असेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। फिर आईआर और सीआर ऑडिटर के कंट्रोल में नहीं होते, ऑडिटर सिर्फ उसे क्या करता है? असेस। उसी के हिसाब से क्या डिसाइड करता है? अपने प्रोसीजर, मतलब अपना डीआर रखता है ताकि उसका ऑडिट रिस्क कहां तक पहुंच जाए? एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। जहां इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होता है, मैनेजमेंट ज्यादा कंट्रोल्स लगाती है ताकि
गलतियां प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट हो जाएं, ताकि मिस स्टेटमेंट प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट हो जाएं, ताकि मिस स्टेटमेंट प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट हो जाएंगे, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जहां खतरा ज्यादा वहां कंट्रोल्स ज्यादा, तो यहाँ इंटर रिलेशन होता है, क्योंकि मैनेजमेंट पहले खतरा देखेगी, उसी के हिसाब से कंट्रोल्स लगाएगी ताकि गलतियां प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट हो जाएं, तो दे आर इंटर रिलेटेड। अब रिलेशनशिप की बात करती हूँ, आई आर इंटू सी आर की कंबाइन असेसमेंट विद डी आर, मतलब आर एम एम विद डी आर। देखो देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि जहां खतरा ज्यादा होगा वहां ऑडिटर प्रोसीजर ज्यादा करेगा, अगर ऑडिटर प्रोसीजर ज्यादा करेगा तो गलती ना पकड़ने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम। तो जहां आरएमएम ज्यादा होगा वहां काम ज्यादा होगा, वहां प्रोसीजर ज्यादा होंगे, अगर प्रोसीजर ज्यादा होंगे तो डीआर क्या हो जाएगा, कम। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, आरएमएम ज्यादा होगा तो ऑडिटर प्रोसीजर ज्यादा करेगा, वो डीआर को कम रखेगा ताकि उसका ऑडिट रिस्क कहां तक पहुंच जाए, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक, और अगर ऑडिटर प्रोसीजर नहीं करेगा तो डीआर बढ़ जाएगा। तो जहां ऑडिटर को डीआर कम करना होगा वहां ऑडिटर प्रोसीजर्स ज्यादा करेगा। क्लियर हुई बात? तो एआर ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई डिटेक्शन रिस्क, मल्टीप्लाई डिटेक्शन रिस्क। और ऑडिटर को अपने ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लो लेवल तक लाना होता है, अगर ऑडिटर अपने ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लो लेवल तक नहीं लेकर आ पा रहा तो ऑडिटर को अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो ऑडिटर को अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। और ऑडिटर को ऐसे 200 भी बोलता है कि ऑडिटर आपको रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए क्या ऑब्टेन करने हैं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ताकि आपका ऑडिट रिस्क कहां तक पहुंच जाए, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। क्लियर हुई? ये था आपका ऑडिट रिस्क का पूरा